I have shared with you. I think you all are getting my voice. Even you will come to know कि I have shared with you all the videos related to understanding poetry. More than 10 or 9 videos you will find that's available where that's available in WhatsApp group. So you can just go with that video. Even I told you are the basic characteristics. Do you find what is lyric, what is ode, dramatic monologue, dramatic lyric, एपिक मॉक एपिक, सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो. वहां पर भी उस पर बात किया गया है. तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा मैटर अनडाउटली ज्यादा है. मैंने बल्क में आपको भेजा हुआ है, लेकिन उतनी ही चीजें आपको उस टॉपिक से कवर करना है. द टॉपिक विच आई टुक यस्टरडे, उस टॉपिक को आपको उतनी चीजों को कवर करेंगे तो यू विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू कवर. And in today's topic, we are going to take what? In today's topic, we are going to take understanding नॉवेल. नॉवेल को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, और आफ्टर दिस क्लास मीन्स आफ्टर द नॉवेल, नॉवेल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो उससे भी चीजें कवर हो जाएंगी. एंड इवन आई विल टेक वन मोर लेक्चर शेयरिंग वाइट बोर्ड, नॉट टूडे बट टुमारो. Remember that key in today's class we are going to cover what? We are going to cover understanding novel. When we talk about novel, then a term came the novel. What is it? What the basic characteristics it has, and how the novel is different to drama. नावल ड्रामा से कैसे अलग है, नावल क्या है, नावल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. बिकॉज इन माई प्रीवियस लेक्चर I had gone with understanding poetry, understanding drama, and understanding prose. So, as far as matter is concerned, to forms and movements, जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है उसको लेकर के जो है ये हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट को खासकर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को कवर करेगा. फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज. So in this class we are going to take what? In this class we are going to take forms of the नॉवेल. व्हेन आई टॉक अबाउट नॉवेल, जब मैं नॉवेल को लेके बात करता हूँ, व्हेन आई डिस्कस व्हाट इज नॉवेल, देन रिमेंबर दैट कि often you will come to know that the people are human being, they express their thought in two ways. वे अपनी बात को दो तरीके से रखते हैं. एक तरीका तो ये होता है कि दैट इज थ्रू एक्शन, एंड द सेकेंड वे इज थ्रू नरेशन. मेरी बात को समझिएगा. मैं अपनी बात जो शुरू कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, एनी वन, whether that is man, woman, third gender, transgender, anyone, you will come to know they express their what? They express their feelings, they express their thought either in the form of action or narration. या तो वे अपनी बात को एक्शन के माध्यम से रखते हैं या तो वे अपनी बात को नरेशन के माध्यम से रखते हैं. जब आप एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन का मतलब ड्रामा. एंड इन ड्रामा व्हाट डू यू फाइंड? इन ड्रामा यू फाइंड दैट action is performed. In drama there is a performance. Whenever you perform, whenever you show any event, whenever you show any event, then that is what? Then that is action. Then that is it means that you are going to perform that thing. But when we talk about what? When we talk about uh, कि the event is going to be narrated, the story is going to be told, then that particular thing is known what? Then that particular thing is known as a narration. इसका मतलब जब हम अपनी बात को करते हैं, या तो परफॉर्म करते हैं या तो सुनाते हैं. रेडियो पे जो चीज हमारे सामने आती है उसमें चीजों को नैरेट किया जाता है. और जब जो है क्या कहते हैं कि कोई चीज ऑडियो विजुअल दोनों होती है तो वहां पे चीजें परफॉर्म की जाती है. परफॉर्म का मतलब है कि आप सामने देख रहे हैं. तो ड्रामा हमेशा परफॉर्मेंस का हिस्सा रहा. इन ड्रामा थिंग्स हैव बीन परफॉर्म्ड. बट इन द नॉवेल या एनी टाइप ऑफ नरेशन या एनी टाइप ऑफ नैरेटिव फॉर्म, जो भी नैरेटिव फॉर्म होता है, वेदर दैट इज शॉर्ट स्टोरी, वेदर दैट इज लॉन्ग नैरेटिव पोयम, यू विल कम टू नो दैट द स्टोरी इज टोल्ड. जो स्टोरी होता है वह बताई जाती है.
तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि इफ आई यूज द वर्ड नरेशन, कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक्शन पे बात नहीं करेंगे, एक्शन पे बात पहले हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नरेशन, हम लोग जो बात करेंगे वो नरेशन पे बात करेंगे। इफ आई से यू व्हाट इज नरेशन, नरेशन मीन्स द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। Again, I would like to tell you, if anyone asks you what is narration, Narration, narration means art of telling story, कहानी को कैसे बताया जा रहा है, कहानी को कैसे सुनाया जा रहा है, ये चीज क्या कहा जाता है, ये चीज नरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसी नरेशन को, जो कहानी सुनाने की, जो कहानी बताने की कला है, ऐसा नहीं है कि यह केवल नावल में रहा है। कहानी शॉर्ट स्टोरी में भी सुनाई जाती है, कहानी आपका जो है लॉन्ग नैरेटिव पोयम जो एपिक है उसमें भी कहानी सुनाई जाती है, कहानी बैलड में भी सुनाई जाती है। तो बैलड, एपिक, शॉर्ट स्टोरी और आपका नावल, इनमें कोई ना कोई अंतर है। तो जो अंतर है उसको हम लोग समझेंगे, स्पेशली इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन नॉवेल, इट्स नेचर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स डिफरेंस टू व्हाट, इट्स डिफरेंस टू ड्रामा। इसका अंतर क्या है, कि ड्रामा से इसका क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं। तो एक शब्द में डिफरेंस समझ में आ गया कि ड्रामा में एक्शन होता है, एक्शन का मतलब चीजों को परफॉर्म किया जाता है, जबकि नावल में क्या होता है, नरेशन होता है। द स्टोरी इज टोल्ड, द स्टोरी इज नरेटेड। ये बात किसमें होती है, नावल में होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो नावल है ये अचानक आया कहाँ से, कब आया, या अगर अभी तक मैं एंग्लो सेक्शन में बात किया था, एंग्लो नॉर्मन में बात किया, द मिडिल एजेस में बात किया, एलिजाबेथन एजेस में बात किया, तो नावल पे बात क्यों नहीं हो पाई। रिमेंबर दैट कि जो नावल है, नावल एज अ लिटरेरी जानरा, यह एक लिटरेरी जानरा के रूप में, एज अ लिटरेरी फॉर्म, इट ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी। एक बहुत बेसिक पॉइंट है कि एक लिटरेरी जानरा के रूप में या एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में यह 18वीं शताब्दी में आया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एज अ लिटरेरी जानरा इट केम इन द 18th सेंचुरी। यह कब आता है, 18वीं शताब्दी में आता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 18वीं शताब्दी में आया, तो क्या इसके पहले नावल नहीं था। नो, इसके पहले नावल नहीं था, नावल की शक्ल में कुछ दूसरी चीज थी। लेकिन नावल एज अ लिटरेरी जानरा, एज अ लिटरेरी फॉर्म, इट केम इन द 18th सेंचुरी, यह 18वीं शताब्दी में आता है। Second important point I would like to tell you, when we talk about novel, then remember that the novel came from Italian word novella, which means what? Which means things recently originated. Are you getting my voice? Perhaps Neelam or someone was saying they are not getting, she is not getting my voice. Okay, Muneshwar bhai, Aarti Pal madam, good evening. Praveen Mishra ji, good evening. I got. Poonam, Poonam. Okay, 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 okay. So I was telling you what I was telling you, how you can understand, yeah, how you can take. So I was telling you how you can understand this particular thing. When we talk about short story or novel, then especially novel, when we talk about, then remember that the novel originated in the 18th century. This particular question has been asked कि नावल की उत्पत्ति कब होती है, 18वीं शताब्दी में होती है। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो नावल 18वीं शताब्दी में आया, इस 18वीं शताब्दी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा है। तो इस सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन जिसने कहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैथ्यू अर्नोल्ड रहा। क्या नाम रहा, मैथ्यू अर्नोल्ड। Second important point, when we talk about the novel, did it come from English language? Yeah, did it originate from English language? Did it originate Greek? Yeah, did it originate Latin? So we come to know कि ये जो है word Latin से आया। The novel come from the Italian word novella. इटालियन का मतलब लैटिन भाषा। तो जो
नावेल है या कहाँ से आता है, इट केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड या लैटिन वर्ड नावेला। नावेला का मतलब ये होता है कि थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड, जैसे उसमें नाम ही लिखा हुआ है नॉवेला, NOVEL, नॉवेल, जिसमें नयापन हो, नॉवेल्टी, जो अपने में नया रूप हो, नयापन हो, नई चीजें हो हमारे लिए, उसको उसको क्या कहा गया, नावेल कहा गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यह इटालियन वर्ड नावेला से आया और इसके लिए ये हुआ कि थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड, जिसकी उत्पत्ति अभी हाल ही में हुई हो, और जिसमें जो है तमाम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रही है पुरानी चीजों को, उसको एक नए कलर में, सम इन न्यू कलर वी फाइंड कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी नरेटेड। Second important point कि the novel which we find in the 18th century, do we find only that shape of novel, do we find only that design of novel, या we also find some other colors of novel, नावल के कुछ दूसरे रूप भी मिलते हैं। You will come to know, yes, नावेल जब आपका 18वीं शताब्दी से पहले जो नावेल है स्पेशली इंग्लैंड में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले ज्योफ्रे चौसर पे की ओर चलना पड़ेगा। When you talk about Geoffrey Chaucer, you find that कि Geoffrey Chaucer has written what? Geoffrey Chaucer has written Canterbury Tales. Before taking Canterbury Tales, before discussing Canterbury Tales, I would like to tell you the elements of novel. जैसे मैंने elements of drama की बात किया था, I would like to tell you elements of the novel कि नावल के कौन कौन से एलिमेंट हैं। जब भी आप कहानी, कोई भी कहानी होगी, चाहे वह कहानी ड्रामा में दिखाई जा रही हो, चाहे वह कहानी नावल में सुनाई जा रही हो, तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस कहानी को सिस्टमेटिक ढंग से पेश किया जाएगा। जब उस कहानी को सिस्टमेटिक ढंग से पेश किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, व्हाट वी हैव टू टेल इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड एंड। जब यह सिस्टमेटिक चीजें हो जाती हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, प्लॉट कहलाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि बगैर किसी कैरेक्टर के कोई कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि नावल में कहानी होगी, उस कहानी को जब आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो वह प्लॉट हो जाता है। तीसरी चीज, कहानी जो है किसके माध्यम से बताई जाती है, कैरेक्टर के माध्यम से बताई जाती है। चौथी चीज ये कि उस कहानी को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ अदर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे वो कहानी जो है किस समय घटित हुई है, किस जगह घटित हुई है, टाइम और प्लेस के सीक्वेंस में या कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाती है। अगर आप कोई कहानी बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि वो कहानी कहाँ घटित हुई है और वो कहानी कैसे घटित हुई है। फिर जो है हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो कहानी सुनाने वाला है वो कौन है। तो कहानी जो सुनाने वाला है, राइटर खुद एज अ कैरेक्टर वहां पे मौजूद है, वो कहानी सुना रहा है, या राइटर ने किसी जो है सेकेंड पर्सन यू को कोई कैरेक्टर बना के वहां पेश किया है, या कैरेक्टर जो है ही के रूप में है, शी के रूप में है, दे के रूप में है, उसके माध्यम से वो किया। तो इस चीज को लेकर के इसको क्या कहा जाता है, नरेटर। नरेटर कौन होता है, जो कहानी सुनाता है। आप देखेंगे ना कि हर नावल में कोई ना कोई नरेटर होगा जो कहानी सुनाएगा, जो कहानी सुनाएगा। तो जो नरेटर जो कहानी सुना रहा है वह कौन है, वह आई है, वह यू है, वह ही है, वह शी है, या वह दे है। इस आधार पे नरेटर को तीन हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकेंड पर्सन नरेटर, थर्ड पर्सन नरेटर। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉवेल, तो नॉवेल में कहानी होगी, कहानी को सुनाने वाला होगा, उसको नरेटर कहा जाएगा। नरेशन का मतलब कहानी सुनाना, कहानी बताना। नरेटर का मतलब कहानी सुनाने वाला। जब कहानी सुनाई जाएगी, बताई जाएगी, तो ये जरूर बताया जाएगा कि उस वो कहानी कब घटित हुई है, कहाँ घटित हुई है, टाइम और प्लेस। यह भी बताया जाएगा कि जो कहानी सुनाने वाला है वह कौन है, फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकेंड पर्सन नरेटर, या थर्ड पर्सन नरेटर। साथ ही साथ एक और वर्ड होता है जिसको कहा जाता है नैरेटोलॉजी। नैरेटोलॉजी, NARRATOLOGY।
नैरेटोलॉजी क्या होता है? नैरेटोलॉजी द पार्टिकुलर साइंस विच टेल्स हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। नैरेटोलॉजी एक विज्ञान जैसा है, जैसे जो है तमाम भाषा से संबंधित तमाम आपका लॉजिक ज्ञान की विधाएं है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऐसे ही नैरेटोलॉजी, मतलब अगर LOGY जो भी सफिक्स आ रहा है वह क्या इंडिकेट करता है? ज्ञान की शाखा। तो नैरेटोलॉजी क्या है? ज्ञान की वह शाखा है जो हमें यह बताती है कि किसी कहानी को कैसे प्रेजेंट करना है, उस कहानी को प्रेजेंट करने के लिए किन किन पहलू पर ध्यान देना है। तो जिन चीजों पर हमें ध्यान देना है उसमें क्या है? कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर ग्रामीण अंचल का है, शहरी अंचल का है, कैरेक्टर मध्य क्लास का है, लोअर क्लास का है, अपर क्लास का है, जो कैरेक्टर है वह किस एज का है, किसकी आवाज को बुलंद करता है, उसकी समस्याएं क्या है। हम जब नावल पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं ना। भाई अगर मैं केवल एक नावल आपसे लूँ ले डिस्कस करने के लिए, कि आपने प्राइड एंड प्रिजुडिस सबने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। जब आपने प्राइड एंड प्रिजुडिस पढ़ा तो ये कहा गया कि यह डोमेस्टिक नावल है। डोमेस्टिक नावल क्या है? टाइप्स ऑफ नावल है, उस पर भी हम बात करेंगे। जब आप ये बात करते हैं कि यह डोमेस्टिक नावल है, टाइप्स ऑफ नावल है, तो उसमें वी कम टू नो कि डोमेस्टिक नावल जैसा नाम ही बता रहा है, अ टाइप ऑफ नावल इन विच वी फाइंड व्हाट, इन विच वी फाइंड फैमिली अफेयर्स, जिसमें परिवार को लेकर के जो गतिविधियां हैं, परिवार को लेकर के जो चीजें हैं जो उसको पेश की गई हैं, वही क्या कहा जाता है? वही हमारा डोमेस्टिक नॉवेल कहा जाता है। ठीक है, अगर ये हमारा डोमेस्टिक नॉवेल है, परिवार को लेकर के बातें की गई हैं, रखी गई हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज दैट कि उस डोमेस्टिक नॉवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में एक बात को लेकर के बताई गई है कि 18वीं शताब्दी में जो शादियां होती थी उसका नेचर क्या था, उसका नेचर क्या था। वहां पे लव मैरिज को ज्यादा महत्व दिया गया या अरेंज मैरिज को? वी कम टू नो अरेंज मैरिज को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसका मतलब कि उसमें एक सब्जेक्ट मैटर लिया गया, वह सब्जेक्ट मैटर क्या लिया गया? शादी, किस तरह की शादी को इम्पोर्टेंस दिया गया, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के पूरी कहानी बताई जाती है, किसके माध्यम से? जेन के माध्यम से, बिंगले के माध्यम से, डार्सी के माध्यम से, एलिजाबेथ के माध्यम से, लीडिया और Wickham, I think, not Lydia, perhaps the character that elopes, that is Lydia and Wickham, लीडिया और वेखम के माध्यम, या लीडिया एंड वेखम के माध्यम से बताया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे जो कैरेक्टर रखा गया है यहाँ पर ज्यादातर मेल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है या फीमेल कैरेक्टर? यू विल कम टू नो कि फीमेल कैरेक्टर एलिजाबेथ जो है वह लीडिंग रोल में, एलिजाबेथ जो कैरेक्टर है वह लीडिंग रोल में है। एलिजाबेथ किस क्लास की है? मिडिल क्लास की। उसके माँ बाप कोई IAS ऑफिसर नहीं है, राजा रानी नहीं है, बल्कि वह क्या होती है? मिडिल क्लास की, जिसके 7 6 7 बहनें हैं, जिनकी शादी की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है, और उसमें भी अरेंज मैरिज कराना है। तो एलिजाबेथ, इसका मतलब कि इस नावल में या इस तरह की नावल में जो मेल कैरेक्टर है उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। दूसरा जी, कैरेक्टर आया कहाँ से? मिडिल क्लास से आया हुआ है। कौन सी समस्या को लेके किया गया है? कि लव मैरिज ज्यादा, अरेंज मैरिज, या तमाम चीजें। और ये चीज कहाँ पे दिखाई देता है? जब लीडी और बेकम इलोप कर जाते हैं तो उनकी इलोपमेंट को सोसाइटी स्वीकार नहीं करती। एलिजाबेथ जाके इंटरवीन करती है, उनको कम बैक करती है और उनको अश्योर करती है कि इफ यू आर इन लव विद ईच अदर अनडाउटली यू विल बी मैरिड विद ईच अदर, या आप लोगों की शादी एक दूसरे से होगी, बट यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, द फैमिली एंड अदर थिंग। ये सारी बातें होती है। सो मेरा जो आपसे डिस्कस करने का मतलब है कि जो आप नावल पाते हैं आप उसके चीजों को देखिए, क्या क्या वहां पे आपको जरूरी है। कहानी है, प्लॉट है, कैरेक्टर है, उसका सीक्वेंस है, टाइम है, प्लेस है, घटना है, तमाम चीजें आपको उससे सरोकार होना पड़ता है। तो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? नैरेटर होता है, जो कहानी बताने वाला है, वो कहानी को हाउ ही इज नरेटिंग द स्टोरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द स्टोरी इज नरेटेड, व्हेन द स्टोरी इज टोल्ड, यू विल कम टू नो कि वह जो नरेटर होता है कभी डायरेक्ट नहीं होगा, वह कैरेक्टर के माध्यम से अपनी बात को रखेगा। जैसे एलिजाबेथ जो है किसकी कैरेक्टर है? जेन ऑस्टिन की। जेन ऑस्टिन ने अपनी सारी बात एलिजाबेथ के माध्यम से रखी है, उनको लीडिंग रोल दे दिया है। यू विल कम टू नो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है।
अब उसके बाद हमें नावल की हिस्ट्री को, उसकी ओरिजिन को लेकर के बात करना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एनी अदर रिस्पॉन्स? इस अच्छा, शिवा मैडम एंड आरती मैडम, नीलम मैडम। अच्छा, ठीक, ठीक, मोस्ट प्रोबेबली आई गॉट द रिस्पॉन्स। या मुनीश्वर जी। हाँ जी। देखिए, yeah, when we talk about plot, so plot is what? Plot is the scientific approach of the story. Plot is the organized form of the story. Plot is the mechanical process of the story. हमें जो समझना है कि जो प्लॉट है वह क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। जो प्लॉट है वह मैकेनिकल फॉर्म है। जैसे अगर ईएम फास्टर एक बात कहते हैं, जिसका एग्जांपल मैं देता बाद में, लेकिन यहीं पर चूंकि बात हो रही है, जैसे अगर एक बात बताएं कि ईएम फास्टर ने अपनी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ये मैं लिखवा चुका हूँ, जो 1927 में आई है, उसमें वो ये कहते हैं, एक एग्जांपल देते हैं प्लॉट और स्टोरी को लेकर के। उन्होंने कहा कि किंग डाइड, क्वीन डाइड, राजा मर गया, रानी मर गई। एक एग्जांपल ये हो गया। उन्होंने कहा यह जो एग्जांपल है यह स्टोरी का है। फिर उन्होंने कहा कि किंग डाइड एंड क्वीन डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, बिकॉज शी फेल्ट व्हाट? शी फेल्ट अल्टीमेटली कि विदाउट किंग शी कांट लिव। दिस इज प्लॉट। इतना बड़ा उन्होंने सेंटेंस नहीं कहा, इन्होंने केवल इतनी बात कही दूसरे वाले में, किंग डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन, या क्वीन डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग। पहले में आपको एक चीज पता चलता है, राजा मर गया, रानी मर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता सकते हैं क्या इसमें ये पता चलता है कि कौन पहले मरा, कौन बाद में मरा? इसमें केवल यही पता चल रहा है कि राजा भी मर गया, रानी भी मर गई। आपको ये नहीं पता चल रहा है, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं, जैसा अभी मुनीश्वर भाई ने कहा कि कंस्ट्रक्शन उसका कैसे होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वह सीक्वेंस का होता है। वो सीक्वेंस किस चीज को लेकर के होता है? स्टोरी जो होती है उसमें सीक्वेंस नहीं होता, उसमें घटना तो घट गई है, लेकिन जब तक वह स्टोरी के रूप में रहेगा ये नहीं होगा कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है, कौन सी घटना बाद में घटित हुई है। जब आप स्टोरी की घटना को सीक्वेंस में लाने की कोशिश करते हैं, तभी तभी से प्लॉट का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही आपने ये बात कही, राजा मर गया और उस राजा के गम में रानी ने दम तोड़ दिया, इसका मतलब कि राजा पहले मरा, रानी बाद में मरी, और रानी के मरने का कारण भी पता चल रहा है। उसके मरने का कारण क्या है? कि वह राजा की मौत का गम जो है उसको सहन नहीं कर पाई। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है यह चीज क्या है? यह प्लॉट है। जो दूसरा एग्जाम्पल है यह चीज क्या है? यह प्लॉट है। अगर मैं आपसे कहूं कि कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है, एक चीज मैंने कह दिया। फिर दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं कि कल मैं 4:30 पर क्लास लूंगा, आप सारे लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा वह टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉवेल होगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं नॉवेल और ड्रामा के बीच के डिफरेंस को बताऊंगा। फिर मैं ओरिजिन ऑफ द नॉवेल को लेके मैं बात करूंगा। फिर मैं आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल को लेके मैं बात करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल जो 18th सेंचुरी में आए हैं उनके बारे में बात करूंगा। फाइनली मैं आपका मॉक टेस्ट लूंगा। व्हाट इज इट? डू यू फाइंड सीक्वेंस? जब मैंने ये कहा कि कल मैं क्लास लूंगा, तो आपको ये पता चल गया कल मैं क्लास लूंगा। मैंने कोई चीज एक्सप्लेन नहीं किया था, कोई सीक्वेंस नहीं बनाया था कि कल क्लास होगी, लेकिन उस क्लास में क्या टॉपिक होगा, क्या को होगा, कोई खुलासा नहीं है। जो प्लॉट होता है यह चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से खोलता है। सिस्टमेटिक रिविलेशन ऑफ द इवेंट। जो प्लॉट है यह साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल होने का मतलब कहानी तो केवल एक घटना है,
लेकिन उस घटना का कैरेक्टर पर क्या असर पड़ा, इसकी जो जानकारी है ये तभी पता चलेगी जब वह घटना सिस्टमेटिक ढंग से होगी। और ये होगा कि अब इस कैरेक्टर को आना है, अब इस कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर का इससे रिलेशन, इस घटना का इससे रिलेशन, तब वह जाकर के क्या होगा, वह प्लॉट बनता है। तो आई थिंक कि मुनेश्वर भाई यू गॉट इट। ओके ओके। या एनी अदर प्रॉब्लम, किसी की और कोई क्वेरी? नैरोटोलॉजी का मतलब मैडम सीधा सा डिफिनेशन है कि द साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। द साइंस, द साइंस, हाँ, द साइंस आर स्टडिंग द आर्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी। या इसी को या इसी को हाँ, इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच इट इज टोल्ड हाउ द स्टोरी शुड बी प्रेजेंटेड एंड नरेटेड। वो ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, बस आपको वही सूचना कर ले। तो आफ्टर गेटिंग दीज पॉइंट, एक चीज मैं आपको बताया था कि अगर हमें इसे समझना है तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, हमें ज्योफ्रे चासर को लेके चलना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ज्योफ्रे चासर की बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पहले और चीजों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब आप कह सकते हैं ज्योफ्रे चासर से पहले सर बियोल्फ भी आया था। बियोल्फ जो है आपका एपिक एक ऐसा है जो कि कौन सा एपिक है, सेकेंड लिटरेरी ट्रेडिशनल एपिक है, उसमें भी कहानी बताई गई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बियोल्फ को कितने लोगों ने पढ़ा, कहाँ पे सिलेबस में है। अगर बियोल्फ के बारे में मुझसे कहिएगा तो मुझे इतने पता है कि हाँ ये चीजें हैं, और उसमें ऐसा नहीं, कोई कहानी नहीं, हम एक एग्जाम्पल भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो चौसर का कैंटरबरी टेल्स आई हैव सिलेक्टेड, आई हैव टेकन ओनली टू टेल यू कि जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है सिस्टमेटिक ढंग से वो कहाँ से शुरू होता है, वो पोइट्री में या पोयम में कैंटरबरी टेल्स से शुरू होता है। कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ते हैं देन यू कम टू नो देयर आर 30 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द पोएट। और उसमें जो है कई तरह के कैरेक्टर हैं, उसमें नाइट है, स्क्वायर है, उसमें आपका ऑक्सफोर्ड क्लर्क है, प्रायोरेस है, और आपका पीसेंट भी है, मॉन्क है, तमाम ये जो जो भी कैरेक्टर है, जब आप उन कैरेक्टर को पढ़ते हैं देन यू कम टू नो व्हाट, कि आथर जो है उन सारे कैरेक्टर को थर्ड पर्सन में बताता, आथर खुद वहां पे नहीं है, आथर ने सारे कैरेक्टर को बताया ये नाइट है, इसकी ये क्वालिटी है। तो इसका मतलब कि जो कैरेक्टर की बात हम नावल में अभी शुरू करने जा रहे हैं, यू विल कम टू नो कि अल्टीमेटली इट बिगिंस विद द कमिंग ऑफ चार्ल्स कैंटरबरी टेल। मैंने पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि टू सम एक्सटेंट कहानी बताने की कला, कहानी डेवलप करने की कला, वह पोइट्री में भलभी से आई है, लेकिन वह कहाँ से शुरू होती है, चासर से शुरू होती है। इसलिए कुछ हद तक चासर का भी योगदान, मैं नहीं कहता चासर इज द फादर ऑफ द नावल, मेरा ये वर्ड नहीं है, लेकिन जो नावल की शक्ल 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं, दैट डिडंट कम सडनली, वह अचानक नहीं आया। उसकी बीज, उसकी खेती चौसर के जमाने से शुरू हो गई। इट वॉज स्टार्टेड कब, इन द एज ऑफ चौसर, चौसर के समय से ही शुरू हो जाती है। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सा है, जो आपका मेलोरीज मार्ट डी आर्थर, मेलोरीज मार्ट डी आर्थर, वह जो आर्थर, किंग आर्थर से संबंधित तमाम स्टोरीज, मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके बाद अगर और कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है तो वो क्या रहा है, जो भी प्रोज रोमांस से लिखे गए, चाहे वह प्रोज रोमांस आपका सिडनीज का आर्केडिया रहा हो, चाहे थॉमस लॉज का रोजालिंड रहा हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं कि लॉन्ग नरेटिव पोयम हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो का रहा हो, या उसके पहले कुछ और नरेशन से रिलेटेड कोई बात कहीं पे आपको देखने को मिलती है,
तो यू फाइंड दैट थिंग कि इन सब चीजों ने भी, इन्होंने भी कहानी सुनाने की पटकथा और लिखने की पटकथा को काफी मजबूत किया, काफी ज्यादा मजबूत किया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है वह किसके द्वारा रहा? बेकन के द्वारा। बेकन का जो फिलोसफिकल थॉट रहा था नोअम ऑर्गेनम, वहां पर। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन। कैसे 12 किताबों में कहानी को पैराडाइज लास्ट में, पैराडाइज रिगेन में, 4 बुक्स में हाउ द स्टोरी हैज बीन टोल्ड एंड हाउ द कैरेक्टर हैज बीन पोर्ट्रेड या हाउ द कैरेक्टर हैज बीन प्रेजेंटेड। जो आपका जॉन बनियान का पिलग्रिम्स टू प्रोग्रेस रहा है, उसका भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि 18वीं शताब्दी तक पहुंचने से पहले जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट पैराडाइज रिगेन, उसके अलावा जो है मैंने आपको और जो डिस्कस किया कि कुछ और लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, जिसमें कि अगर मैं बात करूं एब्सलम एंड एचिटॉफेल जो कि पॉलिटिकल सटायर है, लेकिन वहां पर भी कैरेक्टराइजेशन बेहतरीन रहा है। जो मॉक एपिक आया हुआ है वहां पर भी कैरेक्टराइजेशन रहा है, खास करके रेप ऑफ द लॉक। इसके अलावा अगर आप और आगे चलते हैं, इधर पीछे साइड में आते हैं, जिसको मैंने बताया टॉमस लॉज का रोजालिंड, सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, सो मेनी थिंग, मतलब जिसमें भी स्टोरी बताई गई, मेलोरीज का मॉर्ट डी आर्थर, लिलीज का यू फ्यूज। So these were the beautiful pieces of literature which ultimately tell how the story is told and how the characters are presented. उन्होंने इसको लिखा और तब जा करके ये चीज आती है। अब आप कहेंगे सर आपने जितना भी एग्जाम्पल दिया ये ज्यादातर तो प्रोज में भी रहा है और पोइट्री में भी रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नावल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कहानी बताने की जो कला है वो कैसे लिटरेचर में डेवलप हुई है। और जब वही कहानी जो है केवल प्रोज में लिखी गई तब उसी को क्या कहा गया? नावल कहा गया। क्योंकि पहले आपको ड्रामा मिल जाएगा, पहले आपको पोइट्री मिल जाएगी, पहले आपको प्रोज मिल जाएगा, पहले आपको ऐसे मिल जाएगा, लेकिन नावल नहीं मिलेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया द नावल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला which means things recently originated। things recently originated का मतलब it originated in the 18th century। उससे पहले नहीं रहा, उससे पहले इसकी शक्ल कहानी के रूप में, कविताओं में, कहानी के रूप में, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में, एपिक में, बैलड में देखने को मिल सकती है, लेकिन नावल के रूप में वो नहीं चीजें आती। फिर सवाल ये उठता है कि क्या नावल का यही रूप पूरी दुनिया में था? नहीं। ये तो मैंने आपको ब्रिटिश लिटरेचर की हकीकत से रूबरू कराया। जब आप दुनिया की लिटरेचर को, व्हेन यू टर्न द पेजेस ऑफ द लिटरेचर ऑफ द होल वर्ल्ड, देन यू कम टू नो कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी नेचर था, जो उसकी खूबसूरती है, वह अलग ढंग से नजर आएगी। दुनिया के लिटरेचर में नॉवेल के लिए जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्ड यूज किया गया है वह वर्ड रोमन है, ROMAN। यह एक फ्रेंच वर्ड है, यह एक फ्रेंच वर्ड है। ध्यान में रखिएगा, जो वर्ड इंग्लिश में नावल वर्ड यूज किया गया है वह तो इटालियन वर्ड नावेला से आया है, लेकिन नावल के लिए पूरे यूरोप में जो वर्ड यूज किया जाता था वह वर्ड कौन सा था? वह वर्ड रोमन था, ROMAN। और यह जो वर्ड रोमन है यह ऐसी कहानियों के लिए आया हुआ था जिसमें जो है मिडिल एजेस का, मिडिल एजेस का अफेयर, नाइट्स, पेरीज के बीच में, किंग्स, क्वींस के बीच में, कोर्टियर्स, ड्यूक और डचेस के बीच में जो प्रेम कथाएं जो होती थी उस समय की, उसको लेकर के जो कहानी प्रस्तुत की गई या जो रचना आई, उसी को क्या कहा गया? रोमन वर्ड वहां पे यूज किया गया। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है, दैट इज बोकैसियोस डिकामीरान। एक कंटेम्परेरी ऑफ चासर रहे, जब मैंने चासर पढ़ाया था तो मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था। जो बोकैसियोस का डिकामीरान है, वह डिकामीरान आपका क्या है? वह डिकामीरान दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांस। और यह रोमांस कहाँ से आया है? रोमन वर्ड से आया है। रोमन और रोमांस का मतलब क्या है? एक ऐसी रचना जिसमें मध्य युग के प्रेम को दिखाया गया हो।
और मध्य युग में जो भी प्रेम दिखाया गया साहित्य में, या वह तो नाइट का रहा है, पेरीज का रहा है, किंग्स का रहा है, क्वींस का रहा है, लैंडलॉर्ड्स का रहा है, लैंडलेडीज का रहा है, इस तरह से बड़े घराने को, जिसको आप क्या कहते हैं, कोर्टली लव कहते हैं, जिसमें सेंसेशन है, एडवेंचर है, रोमांस है, इमेजिनेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, और कुछ ऐसा दिखाया जाता है ब्रेवरी की, राजकुमारी का किसी जायंट ने, किसी मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया, राजकुमार जाता है उसको बचा के लाता है, हातिम ताई जैसी कहानी, अलिफ लैला जैसी कहानी, एंड सो मेनी स्टोरीज यू विल कम टू नो कि कैसे जो है उस तरह की चीजें बनी है। और चंद्रकांता का जो सीरियल आता था, जिसमें अय्यारी वगैरह को दिखाया जाता था, तो इस तरह के जो रोमांस थे वो कहाँ पे आते हैं, वह आपका जो है, आपका रोमन वर्ड उसके लिए आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी की कोई क्वेरी हो तो? ओके ओके। So what I want to what I want to tell you, when we talk about this particular thing, this particular nature, ये एक जर्नी मैंने आपको बताया कि नावल कहाँ से आया, कैसे आया। तो नावल के एक वर्ड नावेला, जो इटालियन वर्ड है, दूसरा वर्ड रोमन, जो फ्रेंच है, जो रोमांस को, मेडिवल रोमांस को इंडिकेट करता है। अब उसके बाद आपको ये समझने की कोशिश करना है कि नावल को समझने के लिए एक वर्ड और है जिसका नाम है नावेला। जो नावेला है यह भी एक लिटरेरी जानरा है, साहित्य का एक रूप है, जो कि आपका क्या है, जो कि नावल से छोटा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। मेरी बात समझिए, नावेला जो है, यह जो है क्या है, यह नॉट नावेला, दैट इज नॉट नाउ, बट की नॉवेली, नॉवेलीट, उसके लिए जो वर्ड आया है दैट इज द नॉवेलीट। तो जो नॉवेलीट शब्द है, NOVELLETE, नॉवेलीट, नावेलीट जो शब्द है, यह साहित्य में उस लिटरेरी पीस के लिए आता है जिसके अंदर नावल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन वह नावल से छोटा होगा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होगा। मैं फिर आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि मैंने नावेलीट की डिफिनीशन क्या दी है, व्हाट डिड आई टेल यू? नावेलीट की डिफिनीशन मैंने या या लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्टर देन नॉवेल। अब उसके बाद जब आप यहां से चलते हैं तो एक चीज और आता है, फिक्शन। क्या फिक्शन और नॉवेल दोनों एक ही शब्द है, या किस चीज को आप फिक्शन कहेंगे और किस चीज को आप नॉवेल कहेंगे? हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो 18वीं शताब्दी में जब नावल आया तो उस समय हम लोगों ने नावल शब्द ही यूज किया है। क्यों यूज किया है? इसलिए यूज किया गया है कि उस समय जितना भी नावल लिखा गया है वह प्रोजाइक लैंग्वेज में, प्रोज फॉर्म में है। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि द नावल विच केम इन द 18th सेंचुरी आर ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी दैट वाज इन प्रोजाइक फॉर्म आर रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज, या प्रोज फॉर्म में रहा। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, उसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं दैट वाज वेरी क्लोज टू द रियल लाइफ, दैट वाज वेरी क्लोज टू रियल लाइफ। तो नावल वह होगा जो प्रोज फॉर्म में होगा, यानी जिस जो कि प्रोज में लिखा गया है। दूसरा चीज, वह रियल लाइफ के बहुत करीब होगा, वास्तविक जिंदगी को उसमें दिखाया गया है। उसमें परियों के बारे में जो रोमांटिक चीजें हैं, लव, इमोशन, इमेजिनेशन, फीलिंग, उन सब चीजों को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। तो ये नावल की खासियत होती है कि नावल में क्या है, प्रोज फॉर्म है। दूसरा चीज, क्लोज टू रियल लाइफ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो नावल है उसमें मिडिल क्लास कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। ना लोअर क्लास है ना हायर क्लास है, मिडिल क्लास कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। और उस मिडिल क्लास की जो लाइफ है, उसकी जो झंझावतें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज है, उसको लेकर के नावल में रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि नावल को कब जो है फिक्शन कह दिया जाता है, या फिक्शन क्यों कहा गया?
नावेल को फिक्शन इसलिए कहा गया कि जब नावेल में फिक्शनल एलिमेंट डाला गया, फिक्शन का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन। जब किसी नावल में रियलिटी के साथ, रियल इवेंट्स के साथ साथ कल्पना का हिस्सा भी डाल दिया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। और फिक्शन के लिए एम एच अब्राम्स कहते हैं कि फिक्शन इज अ ब्रॉड टर्म। ब्रॉड मतलब एक बड़ा शब्द है, फिक्शन एक बड़ा शब्द है। फिक्शन इज अ ब्रॉड टर्म, फिक्शन एक बड़ा शब्द है। और यह जो फिक्शन है, इस पार्टिकुलर फिक्शन को आप कह सकते हैं कि इट इंक्लूड्स द नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेला या नॉवेलिट एंड एनी पोयम विच डील्ट विद स्टोरी based on real ground or imagination, that is the part of fiction. फिक्शन एक बड़ा रूप है, लेकिन हम लोग ऑफन क्या कहते हैं, इस फिक्शन को मैंने पढ़ लिया, इस फिक्शन को। इसका मतलब अगर हमने फिक्शन वर्ड यूज किया तो जिस पार्टिकुलर चीज को हमने पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं कल्पना का भी एलिमेंट रहा है, फिक्टिटियस कैरेक्टर भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, जो आपका आज के समय में मूवीज आती है, मूवी शुरू होने से पहले उसमें लिखा जाता है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस, इफ देयर इज एनी रिजेम्बलेंस देन द डायरेक्टर या जो भी उसका वो है, दैट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। या ये ऐसा कोइंसिडेंस है कि देयर इज अ रिजेम्बलेंस, मतलब सभी घटनाओं पात्रों को ध्यान में रख करके जो तैयार किए गए, ये सब घटना जो है क्या है, काल्पनिक है, इस तरह का चीजें आती। तो काल्पनिक का मतलब ये हो गया कि किसी को ये ना लगे कि यह मेरी जिंदगी को इसमें पेश किया गया एकदम एग्जैक्टली, नो नॉट एट। जैसे जो है, आपने एक नावल पढ़ा होगा जो सलमान रुश्दी का है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन में उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के काफी ज्यादा बात किया हुआ। या जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, उसमें लेनिन, स्टालिन और पूरा मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म जिस तरह से पेश किया गया है, तो लोग उसको देखने के बाद कह सकते हैं ये तो मेरी लाइफ के ऊपर। लेकिन उन्होंने उसको कैसा कैरेक्टर बना दिया, फिक्टिटियस कैरेक्टर बना। उसके पीछे बैकग्राउंड चाहे जो भी रहा, बैकग्राउंड जैसे अगर हम कोई भी चीज लिखेंगे तो एक रियल घटना उसमें होगी, बैकग्राउंड तो जरूर होगा। आज के समय में कोविड-19 पैंडेमिक में सीइंग द कंडीशन और सिचुएशन, इफ एनीवन इज राइटिंग एनीथिंग तो ही इज सीइंग ना कि व्हाट द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज, how we are getting education and how the people are losing their life and what is the management of the government, we all are knowing it very well। तो उसको वो उससे प्रभावित होकर लिखेगा, लेकिन वो कैरेक्टर बदल देगा, कैरेक्टर बदल देगा। सो जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है, जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें सबसे बड़ी बात है जो हमें समझने की कोशिश करना है कि फिक्शन में फिक्टिटियस कैरेक्टर आ जाते हैं। उसका इवेंट भी काल्पनिक होगा, घटना उसमें कुछ ना कुछ रियल रहेगी, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा कि उसमें जो है रियल लाइफ से बहुत रिजेम्बलेंस नहीं होगा। और मैंने पहले ही बता दिया, एम एच एब्राम से कहते हैं कि यह एक ब्रॉड टर्म है जो अपने में नावल को और तमाम नैरेटिव फॉर्म को इंक्लूड कर लेता है। अब आप ये बताइए कि विक्रम सेठ ने लिखा था अ सुटेबल बॉय अ सुटेबल गर्ल, जो नावल है, लेकिन यह पोइट्री में लिखा गया है, तो क्या हम इसको नावल नहीं कहेंगे? वी विल कॉल इट नावल, वी विल कॉल इट फिक्शन। क्योंकि वहां पे उन्होंने भले भी सिर्फ पोइट्री, तो अब बहुत सारे नावल जो पोइट्री में भी अब शुरू कर दिए लोगों ने। तो तमाम चीजें जो साइंस फिक्शन है, जैसे उसमें नाम ही रखा गया, जैसे साइंस फिक्शन है जो जानरा है, वो साइंस फिक्शन यह बताता है कि साइंस का मतलब उसमें फैक्ट भी है, फिक्शन का मतलब कल्पना भी है। अब अगर कोई ये दिखाया जाता है कि मानव का जीवन खतरे में है, धरती पर दूसरे ग्रह से प्राणी आए हुए हो, मानव को चैलेंज दे रहे हैं, उनको खत्म कर देंगे, जैसे वायरस से ही जो लड़ाई है। अब अगर इसको दिखाया जाता है कि ऐसी कोई प्राणी, एलियन वगैरह दूसरी ग्रह से आते हैं, मानव को खत्म कर दे रहे हैं, तो एलियन जो है ये अभी तक कल्पना है, दूसरे ग्रह से कोई जानवर इस धरती पर आएगा, यह एक कल्पना है। लेकिन यह तो हकीकत है ना कि धरती पर आदमी रहते हैं। यह भी हकीकत है कि उससे लड़ने के लिए आदमी अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है, औजार हथियार रखता है, यह तो हकीकत है। तो ये जो हकीकत है यह तो साइंस है।
लेकिन जो दूसरी ग्रह से आदमी आया, वह धरती का विनाश कर रहा, मानव को चैलेंज कर रहा है, यह क्या है? यह फिक्शन है, यह कल्पना है। तो ऐसे ही मिक्सअप आप देखेंगे जो साइंस फिक्शन का हिस्सा है। जुरासिक पार्क जो मूवी बनी थी, आजकल तो इस तरह की मूवी बहुत ज्यादा, और साइंस फिक्शन तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। यू कैन जस्ट सी भाई, अगर रोबोट मूवी जो है रजनीकांत बनाए हैं और ये दिखाते हैं कि रोबोट बिहेव्स लाइक अ मैन, रजनीकांत, एंड स्टार्ट टू लव विद ऐश्वर्या राय, तो इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। अ मशीन कांट लव अ वुमन। तो ये तो समाज में पूरा हायरार्की पैदा कर देगा ना, क्योटिक सिचुएशन आ जाएगी इफ सच थिंग इज गोइंग टू हैपन। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट कि ये सब चीजें समझने के बाद कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से नावल की व्याख्या की। जो एफ क्राफर्ड करके हैं, जो अमेरिकन क्रिटिक है, उन्होंने कहा कि नावल इज अ पॉकेट थिएटर। ये सारी चीजें आपको जो लेक्चर मैं शेयर करूंगा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, उसमें ये सब चीजें आपको मिलेगी। एफ मैन क्राफर्ड करके उन्होंने कहा नावल इज अ पॉकेट थिएटर। पॉकेट थिएटर मतलब नावल एक छोटी सी किताब होती है, आप उसको अपनी पॉकेट में रख करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जो आपके ये थे, क्या नाम है, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोस कहा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है। डब्ल्यू एच हडसन कहते हैं कि कोई भी आदमी एक नावल लिख सकता है अगर उसके पास 50,000 शब्दकोश है, एक कलम है, उसमें इंक है, वाइट पेपर है, टाइम है, तो वह लिख सकता है। उस दूसरी तरफ एक वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिक है, वो कहती है कि एक औरत तभी नावल लिख पाएगी जब उसके पास पैसा हो और उसका खुद का कमरा हो। वो कहती है जब वह इंडिपेंडेंट होगी, वो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होगी, तभी नावल जो है वो लिख पाएगी। उनकी बात काफी हद तक सही भी है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम द वीमेन हैव टू डू व्हाट, द वीमेन हैव टू केयर द फैमिली, फैमिली मेंबर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, दे हैव टू ब्रॉट अप ऑल दिस थिंग। उसको लेके उन्होंने बात किया हुआ है। ऐसे तमाम डिफिनीशन यू विल कम टू नो जो वहां पर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। दूसरा चीज जॉर्ज मेरेडिथ है, वो कहते हैं कि नावल इज व्हाट, नावल इज एक्चुअली द समरी ऑफ लाइफ। जो नावल है यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का जो समरी है वह उसको प्रेजेंट करता है। तो जिन्होंने जो बात कही है, चाहे जॉर्ज मेरेडिथ ने कहा हो, चाहे एफ क्रमैन फोर्ड ने कहा हो, चाहे डब्ल्यू एच हडसन ने कहा हो, चाहे आपके जो है हेनरी फील्डिंग ने कहा हो, ये सारी डिफिनीशन लेक्चर में भी, बुक में भी, वो सब अवेलेबल है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। यू विल गेट इट। आई विल शेयर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नावल में किस किस तरह के नावल है। जैसे मैंने बताया कि नावल की जो ओरिजिन है वो उसमें पिकारेस्क नावल है, जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल है। उसके बाद आपका कौन सा नावल आता है? एपिस्टेलरी नावल, जो नावल लेटर फॉर्म में, लवर एंड बिलव्ड एक दूसरे को लेटर शेयर करते थे। एपिस्टेलरी एक लैटिन वर्ड है, एपिस्टेलरी नावल है। तीसरा डोमेस्टिक नावल है। चौथा गॉथिक नावल है। पांचवा हिस्टोरिकल नावल है। और छठा आपका रियलिस्टिक नावल है, जो कि कौन सा नावल? रियलिस्टिक नावल चार्ल्स डिकेंस का, जॉर्ज इलियट का, उसी को नावल ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। पांच सातवां सिल्वर फार्क नावल है, जिसमें एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को दिखाया गया है। और सातवां जो है रीजनल नावल है, जिसमें हार्डी का कोई भी नावल जो रीजनल नावल जिसका सेटिंग वेसेक्स में है। सातवां मीन्स नौवां आपका साइकोलॉजिकल नावल है, साइंस फिक्शन है, कैंपस नावल है, डिटेक्टिव फिक्शन है। नावल से जुड़े कुछ शब्द हैं जिसमें साइबॉर्ज है, और मैजिक रियलिज्म है, साइबर पंक है, और एपोकैलिप्टिक एलिमेंट है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो जब आप नावल करेंगे तो ये सारा चीजें कवर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको जाना पड़ेगा। और आपको मैं केवल एक ही सजेशन दूंगा कि टेक द बुक एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि अंडरस्टैंडिंग नावल का पोर्शन ले लीजिएगा। जितनी बातें बता रहे हैं सब सिस्टमेटिक ढंग से वहां पे आपको मिलेगा, और जो वीडियो शेयर करूंगा उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और मुझे बताना है कि जब नावल 14th सेंचुरी में आया तो उस समय चार लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, जिसको फोर व्हील्स ऑफ द नावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर व्हील्स ऑफ द नावल। उस फोर व्हील्स ऑफ द नावल में एक नाम हेनरी फील्डिंग,
एक नाम सैमुअल रिचर्डसन, एक नाम टोबियस स्मॉलेट और एक नाम लॉरेंस ईस्टर। चार। और इन चारों में से हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा गया, और उन्होंने ही अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा। तो अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि फोर व्हील्स ऑफ द नावल क्या है, अ ग्रुप ऑफ फोर नॉवलिस्ट विच रोट इन द 18th सेंचुरी, और उसमें कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस हिस्टन। ये चार लोग हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इन्होंने जो नावल लिखा, एपिस्टेलरी नावल लिखा, साइकोलॉजिकल नावल भी कैटेगरी में आता है, नावल ऑफ कैरेक्टर भी है, नावल ऑफ इंसिडेंट भी है। नावल ऑफ कैरेक्टर का मतलब कि अगर किसी नावल में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर के नाम पे वो नावल रखा गया, जैसे पामेला सैमुअल रिचर्डसन का, तो पामेला का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जोसेफ एंड्रयूज एक नावल है हेनरी फील्डिंग का, तो उसमें जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नावल कैरेक्टर ओरिएंटेड है तो उसको नावल ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। अगर कोई नावल, लेट मी कंप्लीट, अगर कोई नावल घटना प्रधान है तो उसको नावल ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा। साइकोलॉजिकल नावल वह होता है जिसमें जो है साइकी को, आदमी के अंदर दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसको जब पेश किया जाता है तो उसको साइकोलॉजिकल नाम होता है। जी अतुल जी, आर यू वर यू आस्किंग समथिंग? एमा, एमा, या एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, या। सो आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इनके बाद नावल इतना तेजी के साथ बढ़ता है कि विक्टोरियन एज को गोल्डन एज ऑफ द नावल कहा जाता है। विक्टोरियन एज में नावल की कई शक्लें, नावल, बड़े बड़े नावलिस्ट आते हैं और मॉडर्न एज में तो और भी उसके तमाम चीजें आती है। तो नाउ इन दिस वे आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज नावल, हाउ द नावल इज, हाउ द नावल डिफर्स फ्रॉम ड्रामा, इसके अलावा नावेला, रोमन, नावेलीट, origin of the novel in 18th century, four wheels of the novel, types of the novel, और उससे पहले का जो कंट्रीब्यूशन रहा है चासर से लेकर के जॉन बनियान तक का या अलेक्जेंडर पोप तक का, उन सबको लेके हम लोगों ने डील किया। तीसरा एक चीज ये बताना चाहते हैं, जब 18th सेंचुरी में नावल आया तो कुछ फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से नावल आया। उसके पीछे रीजन ये था कि वह जो जमाना था कॉफी हाउस का जमाना था, न्यूज़पेपर्स का जमाना था, मैगजीन्स का जमाना था, जर्नल्स का जमाना था, मिडिल क्लास के आने का जमाना था। मिडिल क्लास के पास पैसा आने लगा, उनकी उपस्थिति देखने को मिलने लगी। साथ ही साथ पीरियोडिकल एसेस का जमाना था, और तमाम जर्नल, टेटलर, रैम्बलर, द आइडलर, द स्पेक्टेटर, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग प्रोज में बात किया था, उसमें प्रोज में चीजें लिखी जाने लगी थी। तो वो तो प्रोज और एसे का रूप था, लेकिन उसी का एक रूप कहानी की शक्ल में नावल के रूप में आता है, जिसमें मिडिल क्लास को लेकर के बात होती है। So in this way, I just told you what was the cause, what was the reason, कि how the novel originated, what the basic characteristic it has। एक क्लास में कोशिश की है कि उसको रैप करने के लिए, लेकिन कोई भी लेक्चर सफिशियंट नहीं होता है जब तक कि उससे रिलेटेड आपको और पॉइंट ना मिले। तो उससे रिलेटेड, नावल से रिलेटेड जितना भी लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं आज ही कोशिश करूंगा कि उसका वीडियोस मैं भेज दूं। लेकिन मेरे वीडियो भेजने का कहीं से पर्पज नहीं है कि उसे आप एक दिन में कर लेंगे। आई नो इट वेरी वेल कि कोई भी आदमी 10 लेक्चर, कोई कोई वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का है, वो एक दिन में नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि नॉट अ सिंगल वीडियो यू हैव टू लीव, यू हैव टू गो विद ऑल द वीडियोस। और उससे के अलावा किताब में जो उससे रिलेटेड टॉपिक है, अगर आप मेरे लेक्चर को, वीडियो जो शेयर किया जा रहा है, जो किताब से रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर आप उसको कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से चीजें जो है क्या होंगी, कवर हो जाएंगी। So in this way, today we have done what? Today we have done forms and forms of literature का, चाहे वो forms of drama हो, forms of poetry हो, forms of prose हो, forms of novel हो, today we have done। इससे रिलेटेड वीडियो मैं भेज दूंगा। अगर किसी को किसी टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन ड्रॉप मैसेज, ऑलवेज द डोर इज ओपन फॉर यू, ऑलवेज आई एम रेडी टू हेल्प यू। जो भी आपको जरूरत होगी किसी भी लेवल की, तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी या ड्रॉप मैसेज। क्योंकि व्हाट्सएप पे कभी कॉल ना करिएगा, व्हाट्सएप बिल्कुल बंद चल रहा है, उसको मैंने जानबूझ के चालू नहीं किया है।
आप जब भी कॉल करिएगा तो जो नंबर बताया गया व्हाट्सएप पे केवल मैसेज ही, जो बीएसएनएल का है वो केवल मैसेज के लिए, कॉलिंग के लिए आपको कई बार बता चुके दूसरे नंबर का यूज करना है। तो अगर कभी कोई दिक्कत होती है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क। या व्हेन वी टॉक अबाउट फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, तो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन। इफ यू आर अनेबल टू नोट डाउन इट तो डोंट थिंक, ये सारा चीज आपको जब वीडियो पूरा शेयर करेंगे तो एक एक पॉइंट उसमें पूरा लिखा गया, कौन कौन लोग फोर व्हील्स में आते हैं, और किताब में भी दिया गया, अंडरस्टैंडिंग नॉवेल में जब आप जाएंगे तो उसमें दिया गया है। नाउ जस्ट आई वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ सम पीपल, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे बताएं। निखत आपको कोई, कृष्णा जी आपको कोई प्रॉब्लम? निखत का नो, शिवांगी जी का तो वो मिला हुआ था रिस्पांस, शिवपाल जी, अतुल जी का कुछ, चंद्र प्रकाश जी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सरफराज जी का, त्रिशा मैडम, त्रिशा? ओके ओके ओके। आरती, आरती पाल मैडम, आरती मैडम। लक्ष्मण भाई, अब कैसा? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो उससे बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, जी जी। और हाँ जी जी जी। और तबीयत कैसी है अब आपकी? अच्छा अच्छा, उसे हाँ हाँ हाँ। अरे, अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। चलिए, टेक केयर, टेक केयर। हाँ हाँ। अच्छा। अरे, बहुत बहुत ब्रेवरी का काम है, ऐसी हीलिंग टच की जरूरत भी, जी जी जी। जी जी। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। हाँ जी जी। अच्छा, डांसिंग जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, डांसिंग जी, डांसिंग जी नो रिस्पॉन्स। अंबुज भाई, अंबुज भाई। अच्छा, अंबुज भाई। दिनेश भाई। अच्छा, आप आपका स्वास्थ्य कैसे है? अरे तो डोंट डोंट द प्रॉब्लम विच यू हैव, यू कैन शेयर मी पर्सनली, टुडे आई विल कॉल यू, 7 बजे के बाद हो सकता है मैं कॉल करूँ आपको। ठीक है, ठीक, मैं बात करूंगा। सोनाली मैडम, सोनाली मैडम। अरे हाँ हाँ, अरे बहुत ज्यादा, श्वेता मैडम के भी फादर इन लॉ का एक्सपायर कर गया, वो भी बेचारे जी। जी जी। हाँ हाँ, चुनाव को तो सबसे ज्यादा। जी जी जी। तो ये सब। हम्म, जी 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 जी। हाँ, बात तो सही। हाँ, वो तो जब तक सही बात है, बिल्कुल नहीं, तो अब थोड़ा सा सावधानी बरत के केयर करिए। रकीम भाई, रकीम भाई। अच्छा, राजेश भाई।
अच्छा, ओके ओके। सारिका मैडम से बात होती रहती, तो आई डिडेंट वांट टू गेट एनी रिस्पॉन्स। अनुपमा जी, अनुपमा जी, मुनीश्वर, मुनीश्वर भाई। अच्छा अच्छा। और हाँ हाँ मुनीश्वर भाई, आप तो नहीं ले पा रहे, आपके साथ दिक्कत थी स्कूल वाला को लेके जी जी। मनोज, ठीक है ठीक है। रमा, रमा, अखिलेश, शिवांगी जी, शिवा मैडम। या यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी आफ्टर 7:30। ओके, शिवांगी वाजपेयी मैडम, धर्मप्रिया मैडम। ओके ओके ओके। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ टास्क, और वो टास्क है कि कल आप लोगों को जो है एक चीज ये करना है, एंड व्हाट इज दैट थिंग, कि यू ऑल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मॉक टेस्ट जो अभी तक का पूरा हुआ है। अभी तक में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोज बताया था, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा बताया था, तो रिटन टेस्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, खासकर अंडरस्टैंडिंग प्रोज और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। और हाँ, और जो दूसरे लोग होंगे, इफ दे वांट टू ज्वाइन, तो यू कैन जस्ट टेल मी, या मैसेज से किसी को ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक ठीक, ओके।